हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आधुनिक कविता के आधुनिक काव्य खंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है जिसमें कि भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 ईस्वी के समय के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसमें जो जो लेखक आते थे उनके बारे में पढ़ा। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के जो लेखक थे और उनकी जो रचनाएं थी। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में, जो कि आधुनिक काव्य धारा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग का देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं काल विभाजन और नामकरण। भारतेंदु युग का आपने देखा होगा कि भारतेंदु युग का भी नवजागरण काल किसे कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जागरण काल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भारतेंदु युग को। और ये नामकरण अलग अलग विद्वानों ने, क्योंकि जो समय विभाजित किया है अलग अलग बताया है और उसी के आधार पर अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो देखते हैं इसमें काल विभाजन और नामकरण में। पहले आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इसका समय 1868 से 1893 बताया है भारतेंदु युग का, और नामकरण किया है नई धारा प्रथम उत्थान नाम से। रामविलास शर्मा जी, इन्होंने 1868 से 1900 का समय बताया है भारतेंदु युग का। और नवजागरण नाम इन्होंने दिया है भारतेंदु युग को। मिश्र बंधु, इन्होंने 1869 से 1888 तक भारतेंदु युग का समय बताया, जिसे इन्होंने नाम दिया वर्तमान काल। फिर आते हैं रामकुमार वर्मा, 1870 से 1900 का 1870 से 1900 का समय इन्होंने निर्धारित किया और आधुनिक काल इसे नाम दिया है भारतेंदु युग को। अगले हैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, जिन्होंने 1857 से 1847 तक का समय बताया भारतेंदु युग का और नाम दिया जागरण काल। फिर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, 1857 से 1900 का समय इन्होंने बताया है भारतेंदु युग के लिए और पुनर्जागरण काल नाम इसको दिया है। तो इस प्रकार देखा होगा आपने देखा कि भारतेंदु युग के अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा। नई धारा प्रथम उत्थान, नवजागरण, वर्तमान काल, आधुनिक काल, जागरण काल और पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग को यह नाम दिए गए हैं। फिर देखते हैं आगे। तो आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। जो आधुनिक हिंदी कविता का पहला चरण आता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही क्या आता है, भारतेंदु युग नाम से आता है, जो नाम दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा। और इसे भारतेंदु युग क्यों कहा गया, क्योंकि हरिश्चंद्र का जो युग प्रवर्तक व्यक्तित्व था, मतलब युग को प्रवर्तित करने का जो उनका व्यक्तित्व था वही उसका आधार रहा, इसीलिए भारतेंदु युग नाम दिया गया। चूंकि भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ, इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ है, 9 सितंबर 1850 को। केवल इसी कारण 1850 से बहुत सारे विद्वानों ने भारतेंदु के केवल जन्म के कारण ही इसे आधुनिक काल नाम दे दिया, यहीं से प्रारंभ मान लिया। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं, क्योंकि 19 में हुआ था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, मतलब 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक, क्योंकि जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हो जाता है तो यहाँ से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 1900 में, तो यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक मान सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतेंदु मंडल के रचनाकार। अब भारतेंदु मंडल के रचनाकार कौन कौन थे? भारतेंदु मंडल के रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि कवि हैं। यह सब भारतेंदु मंडल के रचनाकार के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां देखते हैं, तो भारतेंदु युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, मतलब कि साहित्य में जो विशेषताएं थी या किन चीज़ों का वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया गया था या वर्णन किया गया था, उसको अगर देखें तो उसमें आते हैं अंतर विरोधों का साहित्य। पहली प्रवृत्ति है, पहली विशेषता है, यह अंतर विरोधों का साहित्य था। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली,
तथा पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर विरोध पाया गया है। तो राष्ट्रभक्ति भी मिलती है, राजभक्ति भी मिलती है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और ये पारंपरिक संस्कार और आधुनिकता, ये इन विचारों के जो मध्य इनके बीच में एक प्रकार का अंतर विरोध पाया जाता है। अगला है श्रृंगारिकता की चेतना। तो इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि रीतिकाल के बाद का ही यह समय माना जाता है। इसके बाद भारतेंदु पूर्व युग समय आता है, भारतेंदु पूर्व का काल, और उसके बाद आता है भारतेंदु युग। तो इससे यहाँ पर रीतिकाल का प्रभाव जो है पूरी तरह नहीं छूटा था। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों में श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं। तो न्यूनाधिक मतलब कम या ज़्यादा, सभी कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं जो कि रीतिकाल में लिखी जाती थी। अगला है भक्ति भावना। यहाँ भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो। जो हमें भक्ति का यहाँ अलग रूप मिलता है, एक तो यहाँ पर निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का वर्णन मिलता है, उपलब्ध है यहाँ पर इससे संबंधित साहित्य। दूसरा कि एक ऐसा व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, यानी कि ईश्वर की भक्ति क्यों की जा रही है कि देश की समस्याओं को सुलझाया जा सके, इसके लिए भी भक्ति संबंधित है। अगला आता है समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज, एक तो कविता वर्धिनी सभा और रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जो कि भारतेंदु के द्वारा की गई थी। तो यहाँ जहाँ कवियों की गोष्ठियाँ होती थी और नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था, इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियाँ लिखते थे। आशु लेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया। तो समस्या पूर्ति जो है यह भारतेंदु युग की एक मुख्य विशेषता रही है। और समस्या पूर्ति क्या थी कि उसकी किसी भी विषय की जहाँ पर एक टॉपिक दे दिया जाता, जब गोष्ठियाँ होती थी, कवियों का सम्मेलन होता था, तो इस परंपरा में एक विषय केवल तय किया जाता था, विषय को तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय की जाती थी। अब आपको उस विषय के आधार पर अंतिम पंक्ति तक अपनी रचना के द्वारा पहुंचना होता था। तो यही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रतिभा रही इस काल की, जिसे कि समस्या पूर्ति कहा गया था। तो भारतेंदु युग में यह क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, समस्या पूर्ति। अगला है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस काल में हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण मिलता है। इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है। नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई है, यानी कि इस ओर कवियों ने ध्यान दिया है, इन चीज़ों को उजागर किया है। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। और इन विकृतियों मतलब इन कमियों पर, इन अवगुणों पर इन्होंने चोट करके एक समाज में नई चेतना प्रदान की है। प्रमुख आलोचकों के मत, जैसे प्रमुख आलोचक थे उनके क्या क्या मत रहे। पहले आते हैं भारतेंदु युग का पहला जो मत है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह कथन दिया गया है रामविलास शर्मा के द्वारा। रामविलास शर्मा ने कहा है कि जो भारतेंदु युग का साहित्य है यह व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। और अगला कथन है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के युग के प्रवर्तक थे। अगला कथन है भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट ना होकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो जनवादी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह क्या कर रहा है कि पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है बल्कि उसमें सुधार की अपेक्षा करता है। अर्थात यह जनवादी है, लोगों की आवश्यकता के आधार पर, जो अभी की आवश्यकता है उसके आधार पर बदलता है। तो यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का।
अगला है देखिए टॉपिक कि भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब भारतेंदु युग में कौन कौन से रचनाकार आते थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहले कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कृतियाँ ये कृतियाँ आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रजचंद पंचक। यह हैं रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। अगले लेखक आते हैं भारतेंदु मंडल के प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं हैं उनमें है प्रेम पुष्पांजलि, त्रप्यमताप, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक और हरगंगा। ये रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। अगले कवि आते हैं जो भारतेंदु मंडल के हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिन्होंने लिखा ऋतु संहार, जो कि अनुदित रचना है, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और मेघदूत। यह रचनाएं हैं जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह की। और मेघदूत जो इनकी रचना है यह अनुदित रचना है। देवयानी है, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता और ऋतु संहार, यह भी इनकी अनुदित रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। आगे है अंबिका दत्त व्यास। जो अंबिका दत्त व्यास हैं इनकी रचनाओं में आता है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और बिहारी बिहार। अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं में आती हैं ये सारी रचनाएं, पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी और बिहारी बिहार। अगले लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, जो नव भक्तमाल जिनकी प्रमुख रचना है। अगले हैं राधा कृष्णदास और भारत बारहमासा और देश दशा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोज मिलती हैं। इसके अतिरिक्त तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी एक डेली चलती है, जिसमें लगभग 25 से 30 तक के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा डेली अब वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। धन्यवाद।